जो भी बाइक्स चल रहे हैं रोड पे उसमें से 90% से ज़्यादा सोलो चलता है। मतलब पीछे की सीट खाली हो। स्पेशली रैपिडो का मकसद यही था कि उन्हीं खाली सीट्स को यूज़ करके ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन बना। कि रैपिडो को शुरू करने का आइडिया, मैं हमेशा से ये मानता था कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो लोगों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। एक इनविटेशन दिया है, हमने पूछा ये इनविटेशन किसके लिए है, तो उसने एक घर बनाया है रैपिडो की कमाई से। इसमें स्टूडेंट्स होते हैं जी, खुद की रोजगार करने वाले होते हैं, खुद की धंधा चलाने वाले भी। नमस्कार। मोटरसाइकिल के पीछे की खाली सीट किस तरह हर महीने आपके हजारों रुपए बचा सकती है, किस तरह इस देश के लाखों नौजवानों को रोजगार देकर उनकी जिंदगी में रोशनी भर सकती है, और किस तरह आपकी शहर की हवा को सांस लेने लायक बना सकती है। ऐसे ही कुछ दिलचस्प सवालों के साथ एक बार फिर हाजिर है हमारा ये खास शो शिखर का सफर, और मैं हूं आपका होस्ट संजय अभिज्ञान। इस शो में हम आपको बताते हैं ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्होंने अपनी फील्ड में शानदार काम किया, और साथ ही आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी शख्सियतों के साथ जो उन कंपनियों को उस मुकाम तक लेकर आई। तो आज मिलिए देश की पहली और साथ ही देश की सबसे बड़ी बाइक टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी रैपिडो के को-फाउंडर पवन गुंटुपल्ली जी से। आपका बहुत स्वागत है अमर उजाला अखबार में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो बुलाने के लिए धन्यवाद जी। तो सवाल पहला यही है कि रैपिडो को शुरू करने का आइडिया कब और कैसे आपके दिमाग में आया? जब मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद उस समय की बात है, मैं हमेशा से ये मानता था कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो लोगों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए जी, राइट। और लोगों को आगे बढ़ने के लिए लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और कहीं पे जाना पड़ेगा, राइट। पढ़ाई के लिए हो सकता है, काम के लिए हो सकता है, किसी भी वजह के लिए हो सकता है। ऐसे इतना कि रिसेशन होगा तो भी लोगों को बाहर निकलना ही पड़ेगा, बिल्कुल राइट। अब लोगों को बाहर निकलना है, हमेशा ये तो एक झंझट का सवाल है जी। अगर आराम से निकलना है तो पैसे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा जी, और अगर पैसे बचाना है तो दिक्कत, ठीक, राइट। तो उस समय हम लोगों ने देखा है कि यार इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स होता है जी, इंडिया में, और सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स एक्सपोर्ट करता है। एक छोटे से छोटे गांव में एक किसान के पास भी एक टू व्हीलर मोटरसाइकिल होता है जी। तो क्यों ना टेक्नोलॉजी और ये मोटरसाइकिल बाइक के मिला के कुछ बना है और ये ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम सॉल्व करे। वैसे हम लोगों ने सोचा और शुरू किया था रैपिडो 2015 में। या ओके। तो क्या खास मुकाम इस जर्नी में रहे? टर्निंग मुकाम तो बहुत ज़्यादा तरीके के भी है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अच्छे ये है कि जब हम लोगों ने शुरू किया, हमारे सबसे पहले ड्राइवर्स जो हमारे साथ काम कर रहे थे, हम अपने ड्राइवर्स को कैप्टन्स करके बुलाते हैं, तो उनमें से एक कैप्टन ने एक दिन आकर हमें एक इनविटेशन दिया है। ओके, वो हमारे साथ 2-2.5 साल से काम कर रहा था, ठीक है, रैपिडो के साथ, और एक इनविटेशन दिया है। हमने पूछा ये इनविटेशन किसके लिए है, तो उसने एक घर बनाया है रैपिडो की कमाई से। बहुत बढ़िया। तो उस समय हमें ये एहसास हुआ है कि यार हम जो कमाई दे रहे हैं वो लोगों की ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एक माँ अपनी बेटे की एजुकेशन के लिए ये कमाई यूज़ कर रही है जी। तो ऐसे चीज़ें भी हुए हैं, और एक और चीज़ें भी हुआ था कि यार लोगों के पास जब हम लोग नए शहर में जाते हैं, ओके, ये कॉन्सेप्ट लेके लोग बोलते हैं क्या मेरे खुद के बाइक से कमाई कर सकता हूँ,
क्या मैं कोई अजनबी के पीछे बैठ के कहीं और पे जा सकता हूँ? ये इतना सरप्राइज एलिमेंट, और हमें उसको कन्विंस करना पड़ता था। जी जी जी। नहीं, ये ऐसा हो सकता है और आप सेफ भी जा सकते हो। तो मतलब आपने अपनी इस जर्नी में ड्राइवर्स की ज़िंदगी को बदलते देखा, और साथ ही जो सेवा लेने वाले कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनके भी स्वभाव में उनके सवाल देखे और फिर उनको भी इस मार्केट के मुताबिक बदलते देखा, और वक्त के साथ उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। इतना एक्सेप्ट किया कि दिन में हम लोग आज 10 लाख राइड करते हैं। एक दिन में 10 लाख लोग सवारी करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो पवन ने हमें बताया है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आज की तारीख में आपकी कंपनी की डायमेंशंस क्या हैं, कितने ड्राइवर्स हैं, कितनी बाइक्स, राइड्स के बारे में आपने बताया। इस तरह की जो महत्वपूर्ण जो स्टैटिस्टिक्स है, आंकड़े हैं, वो क्या हैं? तो सुन लीजिए, हम लोग एक दिन में 10 लाख राइड करते हैं जी। ओके। और जब 2015 में हमने बेंगलुरु से शुरू किया था ये कंपनी, आज देश के हर एक कोने में 100 सिटी से ज़्यादा रैपिडो मौजूद है, और पूरे नेशन में हम लोग सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। हर एक महीना हम लोग 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और आज के टाइम पे 5 लाख कैप्टन हमारे साथ काम करते हैं हर एक महीना। 5 लाख हर महीना? तो क्या ये नए कैप्टन्स होते हैं तो या सब मिलाकर, पूरे मिलाकर? नहीं, ये हर एक महीना होता है। तो ऐसा होता है कि यार हमारे साथ कुछ लोग काम करते हैं कुछ देर तक, फिर दूसरा काम कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, नहीं तो कोई किसी और काम पे चले जाते हैं। पर हर एक महीना 5 लाख लोग हमारे साथ रैपिडो के साथ जुटकर कमाई करते हैं। तो अगर हम ये आंकड़ा जानना चाहें कि अभी तक कुल कितने ड्राइवर्स कम समय के लिए या ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आपसे जुड़ चुके हैं, तो वो कितना 25 लाख से ज़्यादा, 25 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पूरे 7 सालों में करीबन कुछ 400-500 करोड़ की कमाई इन लोगों ने कमाई है कुल मिला के। जी, कुल मिला के क्यूमुलेटिव फिगर बता रहे हैं। यस। तो एक सवाल ये है कि जो शेयर्ड कार टैक्सी है, उसके मुकाबले में शेयर्ड बाइक टैक्सी कितनी किफ़ायती यानी कितनी सस्ती पड़ती है? थोड़ा इसके बारे में बता। करीबन 50 से 60% कम होता है दाम पे जी। और और ये ट्रैवल ड्यूरेशन, सफ़र की समय जो होती है, वो कम से कम 30 से 40% भी कम होता है। तो आपको सिर्फ पैसे भी नहीं बचा रहे, आप टाइम भी बचा रहे हो। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सोसाइटी के नज़रिए से जो बाइक टैक्सीज़ हैं वो और क्या कंट्रीब्यूशन करती है आपके लिहाज से, और क्या क्या फ़ायदे हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए? या ये 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो एनवायरनमेंट की तरह, पर्यावरण के तरफ से, जो कि आज के टाइम पे पूरे जो भी बाइक्स चल रहे हैं रोड पे, उसमें से 90% से ज़्यादा सोलो चलते हैं, खाली चलते हैं। जी, मतलब पीछे की सीट खाली होती है। और हमारा मकसद, स्पेशली रैपिडो का मकसद यही था कि उन्हीं खाली सीट्स को यूज़ करके ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन बनाया है। हम लोग ट्रैफिक को ज़्यादा नहीं, कम करना चाहते हैं। ठीक है। और हर एक पैसेंजर जो इनको ये लोग पिकअप कर रहे हैं, उसके वजह से ट्रैफिक कंजेशन भी कम हो रहा है। और ये लोग अगर अपने खुद के व्हीकल से निकल रहे हैं, नहीं तो कार से निकल रहे हैं, उनसे जो पोल्यूशन और ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट हो रहा है, उनको हम दूर कर रहे हैं। जी। साथ साथ अगर आप एम्प्लॉयमेंट की तरह देखेंगे, जी, हमारे देश में 200 करोड़ के आसपास बाइक्स है कुल मिला के। हर एक छोटे गांव में भी बाइक्स है। जी। हम लोग ये बाइक टैक्सी शुरू करने से के
थ्रू जी हम लोग एम्प्लॉयमेंट एट द मोस्ट डीपेस्ट लेवल क्रिएट कर रहे हैं। जी, और वो भी उन्हीं के निवास उन्हीं स्थान के पर, गांव में, उन्हीं के गांव में। शहर में। उन्हें शहर नहीं छोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली अब बड़े शहर में सब लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बट उन्हीं के घर के पास, उन्हीं के शहर में हम लोग एक कमाई करने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बाइक टैक्सी के। जी, और ये जो कमाई का मौका है या ये जो रोजगार है, ये पार्ट टाइम भी हो सकता है और फुल टाइम भी हो सकता है। ये पार्ट टाइम बहुत, हमारे आज के टाइम पे जितने भी कैप्टन्स है उसमें से 70 से ज़्यादा % कैप्टन्स पार्ट टाइम करते हैं। पार्ट टाइम मतलब, और ये पार्ट टाइम कैप्टन्स एक तरह के नहीं, इसमें स्टूडेंट्स होते हैं जी, खुद की रोजगार करने वाले होते हैं, खुद की धंधा चलाने वाले भी। जी, क्योंकि कुछ धंधे ऐसे होते हैं कि यार कभी सीजन होता है, कभी सीजन नहीं होता है। जी, राइट, कारपेंटर्स होते हैं, हर तरह के लोग आकर हमारे साथ जुड़ते हैं, और जब भी उनको खाली मौका मिलता है और टाइम मिलता है, रैपिडो के साथ काम करते हैं। जी। अच्छा पवन, आपने अभी पॉल्यूशन कम करने की और एनवायरनमेंट को सहयोग देने की बात कही। तो पॉल्यूशन कम करने में बाइक्स का जो ये रोल है, ये भूमिका है, ये और इफेक्टिव हो सकती है अगर वो बाइक इलेक्ट्रिक हो। एग्जैक्टली। तो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आपके कितने ड्राइवर्स के पास इलेक्ट्रिक बाइक है? तो अभी हमारा कैप्टन्स में करीबन कुछ 4000-5000 के आसपास लोगों के साथ इलेक्ट्रिक बाइक्स है, और हमारा पूरा कैप्टन्स देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा 5 लाख से 5 लाख के आसपास है। उसमें से सिर्फ 1% के पास इलेक्ट्रिक है, क्योंकि आज के टाइम पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का दाम बहुत बढ़ा है जी, और आम आदमी वो वैसे व्हीकल खरीद नहीं सकता है। इतना देकर वो व्हीकल खरीद के वो कमाई करना उससे नहीं हो पाता। यही मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि अगर हम ड्राइवर्स की बात करें, उसकी टारगेट एज क्या है, मतलब उसका प्रोफाइल क्या है, और उनमें कितनी महिलाएं हैं, यानी महिला ड्राइवर्स आपके कैप्टन फ्लीट में कितनी हैं, और अभी ये अनुपात कितना है, मतलब जेंडर जो रेशो है वो क्या है, और उसमें उसको मतलब भविष्य में वो कैसे बदलेगी? एज अगर देखेंगे तो 20 से 40 साल के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कैप्टन्स रहेंगे, और उसमें भी अगर देखेंगे तो 20 से 30 साल मतलब यंग जनरेशन जी, ये लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, और 30 से 40 ज़्यादा लोग फुल टाइम करते हैं। अच्छा। फुल टाइम का मतलब ये है कि यार इसी को रोजगार, इसी को प्राइमरी जॉब मानना जी, सोचते हैं, और 20 से 30 साल के लोग मेजरली पार्ट टाइम करते हैं। अच्छा। और अभी हमारा जेंडर अगर देखेंगे तो 5 से 7% महिलाएं हैं, और बाकी सब जी, तो क्या ये जो संख्या है महिलाओं की, महिला ड्राइवरों की या महिला कैप्टन्स की, ये भविष्य में और बढ़ेगी? क्या आप कोशिश कर रहे हैं? पक्का बढ़ेगी। तो ये जो 5-7% है वो अपने आप से आए हुए हैं, महिलाएं अपने आप से आए हुए हैं जी। अब रैपिडो ये बात जान के नाउ वी आर टेकिंग इनिशिएटिव्स, जो जहाँ पे हम लोग महिलाओं को पहले ड्राइविंग सिखाना जी, और सिर्फ महिलाओं को स्पेशली व्हीकल अगर नहीं है, उनके पास गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी रेंट पे देना। अच्छा, ओके। और उसके साथ साथ उनके लिए ऐप में अलग सा सेफ्टी फीचर्स, ताकि जब वो चला रहे वो बिना कुछ वरी के साथ चला सके, राइट, और सेफ्टी उसको वो सेफ्टी मिले जी। तो ये कर रहे हैं, और हम लोग NGOs आज के टाइम पे सारे बड़े सिटीज़ में, चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी जैसे सिटी में भी, लखनऊ, इन सब में वी आर वर्किंग विद NGOs, लोकल NGOs देयर टू क्रिएट फीमेल ड्राइवर्स। तो अच्छा पवन, अगर महिला ड्राइवर आपके साथ जुड़ते हैं तो क्या इससे आपके महिला कस्टमर्स को कुछ फ़ायदा होगा? ज़रूर फ़ायदा होगा।
लाइक जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में एक महिला एक बाइक पे, नॉर्मल बाइक पे बैठना थोड़ा नया चीज है, अचकचाते हैं, राइट, नया चीज है, हेजिटेट करते हैं। राइट। अगर एक महिला ड्राइवर ही आ रहा है, एक महिला हमेशा मोर कंफर्टेबल फील होती है जी जी। वाइल ऑल बाकी हमारा सारे कैप्टन सेफ है, पर वो जो कंफर्ट होता है जो एक महिला को एक दूसरे महिला के साथ, वो हमेशा बढ़ता है। और अभी जो हमारा 22% ऑफ आवर कस्टमर्स महिलाएं हैं, वो पक्का 40 और 50% के आसपास हो जाएगा अगर हम लोग कैप्टन्स को बढ़ा रहे, महिला कैप्टन्स को बढ़ा। जी, तो अगला सवाल हमारा है बिहेवियर के बारे में। देखिए, बहुत सारे शहर हमारे ऐसे हैं जो रोड रेज के लिए बदनाम हैं, और ये तो अब क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो सभी शहरों की समस्या है। तो आपने सेफ्टी की बात की, बिहेवियरल इश्यूज कैसे आ रहे हैं? क्या रोड रेज की समस्या भी ड्राइवरों में देखने को मिलती है, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो जैसे कि हम लोगों ने बताया, हम कैप्टन को हमारे साथ जुड़कर राइड करने से पहले ही पूरा ट्रेनिंग करते हैं, और हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इसी में होता है जी। उसके साथ साथ उसके पहले 10 राइड का हर एक चीज़ रैपिडो को पता चलता है। तो वो कैसे बिहेव किया है कस्टमर के साथ, कुछ कर रहा है, कुछ अगर कुछ रूड बिहेवियर कर रहा है, सब कुछ हमें पता चलता है, और उसके हिसाब से हम लोग एक्शन करते हैं। बट अगर आप देखें तो हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस तगड़ा है, तो इसके वजह से हम लोग ऐसे सिचुएशंस बहुत कम देखते हैं। अगर ड्राइवर इनडिसिप्लिन दिखा रहा है या गलत ड्राइविंग कर रहा है, तो क्या जो कस्टमर्स हैं वो शिकायत कर सकते हैं? इमीडिएटली ऐप में एक SOS बटन होता है, इमरजेंसी बटन होता है। जैसे कि वो उस इमरजेंसी बटन से कॉल करता है, एनी टाइम, पूरे दिन में 24/7 एनी टाइम हमारा टीम रहता है एड्रेस करने के लिए, और इमीडिएटली हेल्प पहुंच जाता है। नहीं तो हम लोग तो इधर कॉल पे रिजॉल्व करते हैं या इमीडिएटली सपोर्ट भेज देते हैं। जी, मैं चलते चलते एक ख़ास सवाल पवन आपसे करना चाहूँगा कि सिर्फ 7 साल पुरानी आपकी कंपनी है, और आपके जो स्टैटिस्टिक्स हैं, आपके जो आंकड़े हैं, वो बड़ी से बड़ी कंपनी को भी हैरान कर सकते हैं। तो 7 साल की ये जो यात्रा है, उसमें आपके अनुभव बहुत अच्छे रहे होंगे, कुछ बुरे भी रहे होंगे, लेकिन जो हमारा जो नई पीढ़ी है, ख़ास तौर पर आप ही के एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनके सामने अपना स्टार्टअप शुरू करने के समय बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी के मुखिया होने के नाते आपकी क्या नसीहतें हैं, क्या सलाह है? तो हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि जब हम लोगों ने बाइक टैक्सी शुरू किया था, लोगों ने बोला है कि यार इतना इजी आइडिया है तो लोगों ने क्यों नहीं किया है, या 60 साल 70 साल हो गया है हमारा स्वतंत्र देश आकर, बाइक्स तब से थे अभी भी है, कि अब तक क्यों नहीं आए हैं, और क्यों गवर्नमेंट्स मानेंगे या नहीं, तो महिलाएं बाइक टैक्सी लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने मुझे पूछा था, मैंने वो सारे क्वेश्चंस सुना और बस यही सोचा है कि यार ये ज़रूरत है, मैं ये करके फेल भी होऊंगा तो भी चलेगा, पर ट्राई तो करूँगा। तो मेरा अगर मैं एक पॉइंट लोगों को बोल सकता हूँ, वो है कि यार ट्राई करो। अगर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही में लग रहा है कि यार इसमें पोटेंशियल है, ट्राई करो। चाहे पूरा दुनिया बोले ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, वो बस ट्राई करो। फेल होगा तो भी हम लोग बेहतर सिचुएशन में होंगे, सक्सेस होंगे तो और भी बेहतर सिचुएशन में होंगे। कोशिश हमेशा करनी चाहिए। कोशिश हमेशा। एक सवाल और जाते जाते मेरे जहन में आया है कि जब आप स्टूडेंट थे और पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा एक तो उस फेज़ के बारे में बताइए, कहाँ से आपने क्या डिग्री हासिल की, और जो आपके को फाउंडर हैं वो कैसे आपसे जुड़े, और फिर क्योंकि ये सारे सवाल आप दोनों ने मिलकर फेस किए होंगे,
तो थोड़ा उस दौर के बारे में बताइए। तो मैंने अपना बैचलर्स IIT खड़गपुर में किया हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है। मेरा पहला जॉब सैमसंग पे लगा हुआ था और जब सैमसंग में काम कर रहा था मैं साउथ कोरिया गया था और वहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखकर मुझे भी ऐसे एहसास हुआ कि यार मुझे भी अपने देश में जाकर कुछ करना है। तो मैं वापस इंडिया आया और मेरा दोस्त उस समय फ्लिपकार्ट में काम कर रहा था। हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस कर रहे थे, पर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मुझे उससे बहुत क्योंकि वो काम कर रहा है, मुझे उससे बहुत फ्रीक्वेंटली मिलना पड़ता था और जब मैं बाहर निकलता था मैं खुद ये प्रॉब्लम फेस करता था कि यार क्योंकि मैं जॉब छोड़ के ये कर रहा होता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और पर मुझे जाना है, हर रोज़ जाना है, उसके ऑफिस के पास, उसके घर के पास जाना था। तो वैसे थोड़ा इंस्पिरेशन इस आइडिया का आया और हम दोनों बचपन से दोस्त हैं जी। मैंने हमेशा अपने को-फाउंडर को आज के टाइम पे भी सिर्फ दोस्त की तरह देखता हूँ, पर उसके साथ ऐसे एक कंपनी बनाया हो वो मैं अपनी लक समझता हूँ। क्या बात है, बहुत आपका जो ये जज्बा है दोस्ती का और उनके साथ मिलकर एक बहुत ही उपयोगी शानदार कंपनी इस देश के सामने खड़ी करने का जो ये आपका तजुर्बा है ये बहुत कीमती है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अमर उजाला परिवार की तरफ से और आपकी कंपनी के लिए तमाम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी बहुत धन्यवाद। और मैं आप सब अमर उजाला ऑडियो व्यूअर्स से ये विनती करता हूँ, अगर आपने रैपिडो ट्राई नहीं किया है और अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं एक बार ट्राई कीजिए और स्पेशली नौजवान लोग रैपिडो का पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी एक बार देख लीजिए। आपकी कमाई होगा और देश की उन्नति भी होगा। धन्यवाद। थैंक यू।